देखते हैं राज्यसभा, जहां जोरदार हंगामा इस वक्त हो रहा है। रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। I'll authenticate. Yes, sir. The statement of The Karnataka में leader of the house, Yes. the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party Yes. has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated Yes, I'll authenticate, and sir. put on the table of the house. The During Karnataka the course of government. the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वह संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को धुत्ते उठाने वाले लोग हैं। और ये कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम नीति रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। तो राज्यसभा की कार्रवाई जोरदार हंगामे के चलते फिलहाल स्थगित कर दी गई है। मामला जो गरमा रहा है वो दरअसल कर्नाटका में जो 4% माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया गया है ठेकों में, उसको लेकर ये मुद्दा जो उठाया गया राज्यसभा में, और इसी को लेकर आर पार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि कांग्रेस जो है वो संविधान बदलना चाहती है। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। इसी को लेकर आर पार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम संविधान बनाने वाले, संविधान बचाने वाले लोग हैं, बीजेपी दरअसल संविधान बदलना चाहती है। और इस पर हंगामा इतना बढ़ा कि फिलहाल इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया हम लोग तो संविधान बचाने वाले लोग हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कर्नाटक में जो राज्य सरकार ने आरक्षण का प्रावधान किया है ठेकों में 4% अल्पसंख्यकों के लिए, उसी को लेकर ये आर पार। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जेपी नड्डा की तरफ से बताया गया। कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, किरण रिजिजू ने यह बात रखी। और अंत में हंगामा इतना बढ़ा कि आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, कर्नाटक में ठेकों में 4% अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण और उसको लेकर ये सियासी आर पार कयास तो पहले ही लगाए जा रहे थे कि जब संसद की कार्यवाही होगी तो मामला उठेगा, और आखिरकार उसी तरीके से मामला उठा भी। बिल्कुल रोमाना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और इसको लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा 12 बजे तक के लिए और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। रोमाना, मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा में किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर कि संविधान आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण देकर के संविधान कांग्रेस जो है वो बदलना चाहती है। और डीके शिव कुमार के बयान का मुद्दा भी उठाया। जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला इसी मुद्दे पर, और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनसे सफाई की मांग की। वो खड़े हुए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने बीजेपी पर जो है देश को तोड़ने का आरोप लगाया। तो वहीं फिर किरण रिजिजू जो है वो खड़े हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग से तुलना कर दी कांग्रेस पार्टी की। और इन्हीं हंगामों के बीच जो है वो राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो साफ तौर पर जो तेवर है सत्ता पक्ष के, साफ है कि डीके शिव कुमार ने जिस तरह से बयान दिया है, कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया ठेकों में, उसको लेकर के संविधान बदलने तक की बात कह दी कथित तौर पर। इसको लेकर बीजेपी और जो है वो कांग्रेस पर हमला बोल रही है। और अब तक जो कांग्रेस आरोप लगाती थी बीजेपी पर कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है संविधान के मुद्दे पर और कांग्रेस को घेरना जो है दोनों ही सदनों में घेरा है। और इसी वजह से जबरदस्त हंगामे के बीच दोनों ही सदनों की जो कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित हो गई। और साफ लग रहा है रोमाना कि आज ये मुद्दा जो है वो संसद में काफी हावी रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और इस बीच सीधे उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल पूरे होने के मौके पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां और उसी को गिनाने का ये अंदाज यूपी सरकार का आपके सामने है। सरकार के काम का लेखा जोखा पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। तो बाकायदा ये बुकलेट जो है 8 साल के कामकाज वाली ये जारी की गई है। और इसी बुकलेट में, आप इसे बुकलेट कह लीजिए या फिर एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड कह लीजिए, राज्य सरकार की पिछले 8 साल में जो उपलब्धियां रही हैं उसे एक एक कर गिनाया गया। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी और उसके बाद 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने जब बीजेपी पर विश्वास जताया तो फिर कमान फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई। और ऐसे में 8 साल से निरंतर यूपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। और इन 8 साल में उत्तर प्रदेश की प्रगति किस रूप में हुई है, कहां से कहां तक इन 8 साल में यूपी ने विकास का सफर तय किया है, उसी का ब्यौरा इस वक्त रखा जा रहा है। देश की संवेदनशील सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि सेक्टर में 2017 से पहले बिचौलियों के माध्यम से गेहूं और धान की खरीदी होती थी। 2017 के बाद बिचौलियों को बाहर कर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में फसल का सही मूल्य ट्रांसफर किया गया। 94 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 234 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 100। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कुणाल कामरा के स्टूडियो में जो तोड़फोड़ हुई है, इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप जानते हैं बीती रात कुणाल कामरा के स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता
जो पहुंचे थे मौके पर बड़ी संख्या में हाथों में लाठी डंडे लेकर, और कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई थी। इसी मामले में अब पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीती रात भी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, और अब आज जानकारी मिल रही है कि 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साफ तौर पर ये तस्वीरें इसमें नजर आ रहा है कैसे तोड़फोड़ कल शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों की तरफ से की गई, और बाकायदा कैमरे पर आकर, माइक पर आकर कई शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता थे, समर्थक थे, वो धमकियां भी कुणाल कामरा को दे रहे थे, और जो उन्होंने किया उसको लेकर जस्टिफाई करते हुए और हर तरीके का अंजाम भुगतने को भी तैयार, इस तरीके की बातें भी वो कर रहे थे। साथ ही जहां मिल जाकर कुणाल कामरा छोड़ेंगे नहीं, कालिक पोत दी जाएगी, इस तरीके की धमकियां भी, और समय दिया जा रहा था कि कुणाल कामरा माफी मांग ले, वरना तो मामला और भड़केगा भी आगे। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है, और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, जो जानकारी मिल रही है, शिवसेना शिंदे गुट के 11 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, इसको लेकर और अपडेट क्या है? राहुल कनाल, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई या अब तक नहीं? जी, इसमें ये जो रात को हंगामा हुआ था, स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई थी, इस मामले में लगभग 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। खार पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको गिरफ्तारी दिखाई है, और थोड़ी देर बाद इन आरोपियों को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। राहुल कनाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। राहुल कनाल को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत एक नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के अंतर्गत उन्हें पुलिस थाने में हाजिर रहना है और पुलिस के सवालों का जवाब देना है, जिसके बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिन 11 शिवसैनिकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है, स्टूडियो को उन्होंने तोड़फोड़ किया, कानून हाथ में लिया और धमकी दी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी ही देर में उन्हें खार पुलिस स्टेशन से बांद्रा कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन धाराओं के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया है वो जमानती धाराएं हैं, यानी ऐसी पूरी संभावना है कि जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा वहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, और ऐसी भी संभावना है कि उन्हें कोर्ट से ही जमानत भी मिल जाए। यानी कि एक खानापूर्ति का काम पुलिस कर रही है। लेकिन इस मामले में और भी गिरफ्तारियां जो अपेक्षित थी वो नहीं हुई हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो इसमें बड़े चेहरे हैं, पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको सिर्फ नोटिस दिया गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई तो की गई है और तत्काल कार्रवाई की गई है 12 घंटे के अंदर, लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए की गई है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा के खिलाफ भी मामला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जो एमआईडीसी से मामला था वो खार में ट्रांसफर हुआ है। पुलिस कह रही है कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कॉमेडियन कुणाल कामरा के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं कौन गद्दार है, कौन खुददार है, ये पता चल जाएगा। कुणाल कामरा को माफी मांग लेनी चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है। जिन्होंने गद्दारी की उन्हें जनता ने घर बैठा दिया। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुददार है। मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और उसको सहन नहीं किया जाएगा, उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। तो कुणाल कामरा को लेकर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी सामने आई हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या है, सुनते हैं। तरीके से कुणाल कामरा का मामला सामने आया है, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया वहां तोड़फोड़ की गई, और शिवसेना के जो कई नेता हैं उनका ये कहना है कि देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुणाल कामरा, देश छोड़ के वो जाए, किसको धमकी दे रहे हैं इन लोग? Is this the way they are going to run the government? I mean, you have become a government of muscle power. What is this?
कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री शिंदे जी को लेकर के जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, शिवसेना को लेकर के जिस तरह के शब्दों का अरे इस्तेमाल बाबा, उन लोग भी तो करते ही है ना। उन लोग नहीं करते हैं दूसरों के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, पार्टीज के बारे में, वो भी करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही। अभी जो अपनी पार्टी के साथ नहीं रह सके, धोखा जिन्होंने दिया, अपने रियल पार्टी को छोड़ दिया, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जस्टिस नोटकांड मामले से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ नहीं करेगी सुनवाई, सभी न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस लिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सभी न्यायिक कार्य जो हैं वो तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा वाली जो पीठ है वो कोई सुनवाई नहीं करेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नोटकांड को लेकर जिस तरीके से सुर्खियों में आए जस्टिस यशवंत वर्मा, उसके बाद एक सस्पेंस सा बना हुआ है और सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सुशील से और क्या अपडेट मिल रहा है। आज देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है कि यशवंत वर्मा से जो भी न्यायिक कार्य थे वो फिलहाल विड्रॉ कर लिए गए हैं और ये जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फिलहाल जारी कर दिया गया है। क्योंकि इस पूरे मामले में 3 जजों की जो कमेटी बनाई गई थी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, और अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बेंच को होल्ड नहीं करेंगे, यानी कि वो किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। ये आदेश फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी के उपाध्याय के द्वारा वेबसाइट पर डाली गई है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि वो कोई भी न्यायिक जो काम है वो नहीं करेंगे जब तक अगला आदेश जारी न किया जाए। यानी कि ये तय है कि इस पूरे मामले में जांच को लेकर जो भी कमेटी गठित की गई थी वो अपनी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रही है और इसीलिए न्यायिक पारदर्शिता को देखते हुए एक बड़ा फैसला लेते हुए एक पब्लिक नोटिस जारी कर लोगों को ये जानकारी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जस्टिस यशवंत वर्मा और जिस भी बेंच में थे उन सभी से फिलहाल जो भी पीठ जो सुनवाई कर रही थी वो अब नहीं करेंगे, सभी न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।